मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं गिरीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हिंदी के ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, 11th में, 12th में, 9th में या 10th में, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मेरे वे बच्चे जो 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इसमें से आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखें और समझें ताकि एग्ज़ाम में गलत ना हो। और जो 12th के या 11th के स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देख लें, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो 5 मिनट 6 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं होगा, तो पूरा वीडियो देख लें। अगर यही आपको कोचिंग में पढ़ाया जाएगा तो 1 घंटे से कम नहीं लगेगा, 1 घंटे में इतना हो भी नहीं पाएगा अगर सब कुछ समझाया जाएगा तो। ठीक है, इसलिए इस 5-6 मिनट के वीडियो को ज़रूर देख लें। तो देखते हैं, सबसे पहले दिया गया आदिकाल की विशेषताएं। 12th में क्या नाम 10th में विशेषताएं ज़रूर पूछी जाती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विशेषताएं ज़रूर पढ़कर जाएं। यदि आपको अच्छे से याद हैं तब तो कोई बात नहीं है, वीडियो को देख लें, बस रिवीजन हो जाएगा। याद नहीं है तो ध्यान दें। अब आदिकाल की अगर विशेषताएं पूछी जाएं, आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहते हैं, तो वीर गाथा काल की विशेषताएं पूछी हैं, आदिकाल की विशेषताएं पूछी जाएं। और यहाँ पर ध्यान दें, विशेषताएं की जगह प्रवृत्तियाँ शब्द भी आ जाता है कभी कभी। प्रवृत्तियाँ, प्रवृत्तियाँ, तो प्रवृत्तियाँ आए तो भी वही बात होती है, या लक्षण आ जाए तो भी वही बात होती है, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो आदिकाल में देखिए, रासो ग्रंथ की रचना पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो, ये सभी रचनाएं आदिकाल की ही तो हैं। तो अगर विशेषताओं में पूछा जाता है तो सबसे पहले आप लिख दें रासो ग्रंथ की रचना। पहली विशेषता है कि आदिकाल में ही तो रासो ग्रंथ की रचना लिखी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रासो ग्रंथ किस युग में लिखे गए हैं, आदिकाल में लिखे गए हैं। तो पहली विशेषता हो गई कन्फर्म, इसमें आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है। दूसरी देखिए, इस काल को हम वीर गाथा काल भी तो कहते हैं, तो दूसरी विशेषता यहीं से बन गई, वीर रस के साथ श्रृंगार रस की प्रधानता। अब देखिए, वीर गाथा काल है तो वीर रस तो होगा ही होगा। ठीक है, समझेंगे कैसे, वीर रस तो होगा ही होगा, लेकिन श्रृंगार रस की भी प्रधानता है, क्योंकि वीरता के साथ में सभी को श्रृंगारिकता की जरूरत होती है। ठीक है, तो वीरता के साथ में श्रृंगार रस की प्रधानता। तो इस काल में जो राजा महाराजा हुए थे ना, तो वो वीर रस तो उन्हें पसंद था ही, लड़ाई युद्ध ये सब उनको पसंद था, लेकिन लड़ाई युद्ध होने के बाद में उन्हें श्रृंगार की जरूरत पड़ती थी। श्रृंगार से मतलब है, श्रृंगार रस का मतलब है जिसमें नारी की सुंदरता का वर्णन होता है। तो उन्हें बाद में वो जब जीत हासिल करके आते थे ना, तो अपनी गद्दी पे बैठ जाते थे। उसके बाद जो जो कवि वगैरह होते थे तो पहले वीर रस की कविताएं सुनाते थे, फिर उसके बाद में किसी नारी की सुंदरता का वर्णन करते थे तो राजा खुश हो जाते थे। ठीक है, तो मजबूरी थी, तो वीर रस के साथ श्रृंगार रस की प्रधानता, श्रृंगार रस को जोड़ना कवियों की मजबूरी थी, क्योंकि राजाओं को वो चाहिए था। तो रासो ग्रंथ की रचना पहली विशेषता। दूसरी होगी वीर रस के साथ श्रृंगार रस की प्रधानता। और आश्रय दाताओं की प्रशंसा, इस तरह से लिखेंगे आश्रय। ठीक है, वहाँ गलत लिख गया है, आश्रय दाताओं की प्रशंसा। अब यहाँ पर कवियों की क्या मजबूरी थी, जो कवि थे राजा महाराजाओं के, वो आश्रय दाता मतलब जो आश्रय देते थे, जो कवियों को अपने घर में शेल्टर देते थे, तो मजबूरी में उनकी प्रशंसा करनी होती है। अगर हम किसी के घर में रहेंगे और प्रशंसा नहीं करेंगे तो रह नहीं सकते। तो आश्रय दाताओं की प्रशंसा, जो राजा आश्रय देते थे उनकी प्रशंसा भी इस युग की विशेषता थी। ठीक है, डिंगल व पिंगल भाषा का प्रयोग, और इस युग की जो रचनाएं हुई हैं उनमें डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। 12th के मेरे बच्चे ध्यान दें, यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि डिंगल व पिंगल भाषा का प्रयोग किस युग में किया गया है। डिंगल व पिंगल भाषा का प्रयोग किस युग में किया गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों लिखना आदिकाल में, वीर गाथा काल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यहाँ से इन विशेषताओं में से आपको एक विशेषता जरूर, मतलब एक युग की विशेषता जरूर पूछी जाएगी। रीतिकाल की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। तो देखिए, रीतिकाल की विशेषताएं आ जाएं तो रीतिकाल का मतलब होता है, नंबर 1 यहीं से बनेगा रीति ग्रंथों का निर्माण। कोई रटने की जरूरत है क्या? रीतिकाल की विशेषता, तो पहली विशेषता ये हुई रीति ग्रंथों का। इस युग में रीति ग्रंथ लिखे गए थे। ठीक है, मर्यादाओं परंपराओं से जुड़े हुए ग्रंथ लिखे गए, उसी तो रीति कहते हैं उसी को। श्रृंगार रस की प्रधानता, रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता हुई थी। रीतकाल के प्रमुख कवि बिहारी आपने पढ़े होंगे। रीतकाल के प्रमुख कवि पूछा जाए तो बिहारी हैं, तो बिहारी ने श्रृंगार रस की प्रधानता बहुत अच्छे से की गई है। मान लीजिए ये एक पेड़ बना हुआ है, तो बिहारी ने क्या किया, इस पेड़ को ही नारी समझ लिया और इसके ऊपर कविताएं लिख दी।
तो हो गई श्रृंगार रस की प्रधानता, ऐसा बिहारी ने किया है। तो रीतिकाल की पहली विशेषता है रीति ग्रंथों का निर्माण, और दूसरी विशेषता होगी श्रृंगार रस की प्रधानता। याद रखना, रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, और आदिकाल में वीर रस के साथ श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। और तीसरा है नारी की सुंदरता का चित्रण। हमने अभी बताया था कि ये पेड़ बना दिया और इसी को नारी समझ लिया उन्होंने। तो नारी की सुंदरता का चित्रण, और इसी के ऊपर कविताएं लिख दी पेड़ के ऊपर नारी समझ के। तो ये 3 विशेषताएं इसकी होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रगतिवादी युग की विशेषताएं, ये सारी विशेषताएं पढ़कर जाइए तो आपको एग्जाम में छूटेगा नहीं और आएगा जरूर, विशेषताएं जरूर आएंगी, ठीक है। प्रगतिवादी युग की विशेषताएं देखिए, परंपरा का विरोध किया गया था, पासे प्रगति और पासे परंपरा। प्रगतिवादी युग की पहली विशेषता है परंपरा का विरोध। जो भी पुरानी परंपराएं चली आ रही थी उनका विरोध इस युग में किया गया, जो पुरानी परंपराएं आ रही थी उनका इस युग में विरोध किया गया, परंपरा का विरोध। क्रांति की भावना, इस युग में क्रांति की भावना, जब प्रगति आपको चाहिए तो बगैर क्रांति के प्रगति नहीं हो सकती, ठीक है। तो क्रांति की भावना ऐसे याद रख सकते हैं। शोषितों की दुर्दशा का चित्रण, इस युग में जो भी शोषित वर्ग था उनकी दुर्दशा का चित्रण कवियों के द्वारा किया गया था, तभी प्रगति हो सकती है। तो प्रगतिवादी युग की जो विशेषताएं हैं तो प्रगति से जोड़ के इन्हें देखिए तो आपको फटाफट याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, भक्ति काल की विशेषताएं। देखिए भक्ति काल को कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। स्वर्ण युग जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वर्ण युग, सोने का युग, सबसे अच्छा युग यही माना गया क्योंकि इस काल में भक्ति की गई है। तो भक्ति शब्द जो है अपने आप में अनोखा और अद्भुत दिखाई देता है, ये सबसे अलग शब्द ही है। तो ये स्वर्ण युग हो गया कि नहीं हो गया। अब इसकी जो विशेषताएं, सभी अच्छी अच्छी विशेषताएं इस युग में हुई हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु की महत्ता का वर्णन, जो गुरु जी होते हैं उनकी महत्ता, महानता का वर्णन इसी युग में हुआ है। इसी युग में तो कहा गया गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला गो पाएं, इसी युग में बताया गया है। इसी युग में गुरु को गोविंद से भी बड़ा बताया गया है। तो गुरु की महत्ता का वर्णन इस युग में बताया गया है। जाति पाति का विरोध इस युग में बताया गया है। इस युग में बताया गया कि जाति पाति का विरोध, जाति पाति मत मानिए, और भगवान में आस्था इसी युग में रखी गई है, ठीक है। तो जो भी अच्छे काम हुए इसी युग में हुए। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी विशेषताएं होंगी, बड़े अच्छे से समझ लो और सही से परीक्षा में करके आओगे। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक अभी कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो, ठीक है। प्रयोगवाद की विशेषताएं, इसको प्रयोगवाद या नई कविता का युग भी कहते हैं। हो सकता है परीक्षा में आ जाए नई कविता की विशेषताएं लिखिए, ठीक है, या प्रयोगवाद की विशेषताएं लिखिए। प्रयोगवाद का प्रारंभ किसने किया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रयोगवाद का प्रारंभ किया था अज्ञे ने, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है। इसी प्रयोगवाद में प्रश्न आता है तार सप्तक। कल मैंने वीडियो शेयर किया था ग्रुप पर। तार सप्तक के 3 प्रकाशन हुए हैं। तार सप्तक के 3 प्रकाशन हुए। हो सकता है पूछा जाए तार सप्तक के कुल कितने प्रकाशन हुए, 3 हुए। तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम, द्वितीय और तृतीय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट में बताइए, नहीं पता है तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे 12th के बच्चे हो, चाहे 11th के बच्चे हो, चाहे 10th या 9th के, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं प्रयोगवाद की विशेषताएं क्या होंगी। यथार्थवादी दृष्टिकोण, ठीक है। प्रयोगवाद में क्या होता है, यथार्थ। भाई प्रयोग करोगे तो यथार्थवादिता पर आपको रहना होगा। यथार्थवादी दृष्टिकोण, जो एक्चुअल पोजीशन है वही दृष्टिकोण रखा गया था इसमें। ऐसा नहीं है कि पेड़ को नारी मान लिया गया हो और वर्णन कर दिया हो, ये क्या एक्चुअल पोजीशन है, नहीं, क्योंकि ये तो पेड़ है। यहाँ क्या हुआ, इस युग में जो कवि हुए उन्होंने जो कविताएं लिखी यथार्थवादी दृष्टिकोण रखा। जैसी जो सिचुएशन है वैसा ही उन्होंने अपनी कविताओं में उसका जिक्र किया था। और कुंठा और निराशा इस युग में कुंठा और निराशा भी थी। उपमानों व प्रतीकों की नवीनता, इस युग में जो भी उपमान आए या जो प्रतीक उन्होंने कवियों ने माने वो नवीन माने थे, नए। उपमानों व प्रतीकों की नवीनता, तो इनमें से मैं आपसे गारंटी से मैं कह सकता हूँ इन एक आदिकाल की विशेषताएं, रीतकाल की, प्रगतिवादी, भक्तिकाल की, प्रयोगवाद की, ये विशेषताएं इनमें से आपसे कोई न किसी युग की विशेषताएं जरूर पूछी जाएंगी। तो बहुत अच्छे से रट के जाएं, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि अभी फिर से आपको नया वीडियो मिलने वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।